जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज का डे 24 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिला बटालियन को किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है यानी CISF की बात कर रहा है। तो CISF में महिला बटालियन को किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है, ये विशेषकर पूछ रहा है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा महिला बटालियन को मंजूरी दी गई है। अगर वहीं हम लोग देखें तो केंद्रीय सुरक्षा बल यानी CISF की बात करें तो CISF की जो स्थापना है ये 10 मार्च 1969 को होती है। वहीं अगर आपसे पूछे तो CISF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो CISF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है तो प्रेजेंट में CISF के जो हेड है वो कौन है, तो ये सिलवर्धन सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो NDRF की महिला बटालियन की अगर पूछे मंजूरी कहाँ दी गई है, तो NDRF की महिला बटालियन की जो मंजूरी है ये गुड़मुक्तेश्वर नामक जगह पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, 20 और 21 नवंबर 2024 के बीच सी विजिल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? जो सी विजिल है इसका आयोजन जो है नौसेना के द्वारा किया गया है। अगर नौसेना की बात पूछे यानी जल सेना की बात, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर पूछता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दूसरे संस्करण के दौरान प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये प्रोजेक्ट शौर्य गाथा जो है इसकी शुरुआत CDS के द्वारा की गई है। वहीं अगर CDS के हेड के बारे में जाने तो CDS के हेड जो है अनिल चौहान जी हो जाएंगे। वहीं अगर पूछे CDS की स्थापना कब होती है, तो CDS की स्थापना 25 दिसंबर 2019 को होती है और 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। और ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जवानों के लिए कम वजन की स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये बुलेट प्रूफ जो जैकेट है स्वदेशी निर्मित, ये DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपसे पूछता है DRDO की स्थापना कब होती है, तो DRDO की स्थापना जो है 1958 को होती है। और DRDO के हेडक्वार्टर की अगर बात पूछता है तो DRDO का हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि DRDO जो है अपना प्रक्षेपण कहाँ से करता है, परीक्षण कहाँ से करता है, तो ये व्हीलर द्वीप से करता है। और व्हीलर द्वीप है कहाँ? ये उड़ीसा में है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के ही अभी तत्काल में APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित टैंक जोरावर का परीक्षण किया है? तो DRDO ने जो L&T जो कंपनी है उसके साथ मिलके ये विकसित टैंक जो है जोरावर का परीक्षण किया है। वहीं अगर हम लोग देखें कि संसद भवन का निर्माण किसने किया है, तो संसद भवन का निर्माण जो है टाटा कंपनी ने किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हाल ही में अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण क्रमशः कहाँ से और किसके द्वारा किया गया है? तो अग्नि 4 और अग्नि 5 जो मिसाइल है ये 2 प्रकार की मिसाइल है। एक तो क्रूज मिसाइल है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर क्रूज मिसाइल की बात पूछे तो क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण है ये चांदीपुर से हुआ है। वहीं अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो परीक्षण है वो कहाँ से किया है? विशाखापट्टनम से किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है ये किस मिशन के तहत बनाया गया है, तो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये मिशन दिव्यास्त्र के तहत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। 7वां क्वेश्चन है, भारत की नौसेना में तलवार श्रेणी का 8वां युद्धपोत कौन सा है जिसे 2025 में भारत को दिया गया? तो जो 8वां युद्धपोत है ये INS तमाल हो जाएगा और इसे 2025 में भारत में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा नवीनतम सर्वोत्तम जहाज INS निर्देशन का जलावरण कहाँ से किया गया है? तो ये INS निर्देशन जो है इसका जलावरण है ये विशाखापट्टनम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर की ओर। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने शक्तिशाली गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये पिनाक नामक कहाँ से लिया गया है? तो ये पिनाक जो नाम है ये शिव के धनुष से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये नया मिसाइल परीक्षण जो केंद्र है ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे कि इसरो जो है इसरो अपना प्रक्षेपण कहाँ से करता है, तो इसरो जो है अपना प्रक्षेपण जो है 3 जगहों से करता है। एक तमिलनाडु का जो थूथुकुंडी जो जगह है वहां से परीक्षण करता है।
दूसरा आंध्र प्रदेश का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से परीक्षण करता है, और ये जो बेंगलुरु अपना उसका हेडक्वार्टर है वहां से करता है। अगर आपसे पूछता है कि इसके अलावा चौथा जो है वो परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा परीक्षण केंद्र है वो रामेश्वरम में बनाया जा रहा है। वहीं अगर आपसे देखें डीआरडीओ द्वारा अपना परीक्षण कहाँ से किया जाता है, तो डीआरडीओ जो है अपना परीक्षण व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप वहां से करता है। और आपको पता है तत्कालीन में ही व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन कि नासा अपना परीक्षण कहाँ से करता है, यानी अमेरिका अपना प्रक्षेपण जो है वो कहाँ से करता है, तो अमेरिका जो अपना प्रक्षेपण है वो कैंप कैम्ब्रेल जो जगह है वहां से करता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अटकामा जो मरुस्थल है ये चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है। अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता है, जैसे चुकी माता की खान पूछता है, चुकी माता की खान कहाँ है, या फिर ट्रांस एंडीज रेलवे जो है ये कहाँ पे है, या फिर पूछता है एंडीज पर्वत ये कहाँ पे है, या फिर अस्पाल्टा दर्रा पूछता है, तो ये सारे जो है ये चिली में हो जाएंगे। अगर उस्पाल्टा दर्रा की हम लोग बात करें तो उस्पाल्टा दर्रा जो है ये चिली को अर्जेंटीना से जोड़ता है, जो एंडीज पर्वत है उसके बीच स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग पर बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनके क्या कहते हैं? फान कहते हैं। ठीक है। और जो नीचे जो है यहाँ पे इटली बसा हुआ है, और इटली और बीच में जो आल्प्स पर्वत है, और उसके ऊपर जो स्विट्जरलैंड है, और यहीं पे स्विट्जरलैंड में फान हवाएं प्रवाहित होती हैं जो एक गर्म हवा है। अगर आपसे पूछ दे कि चिनूक हवा कहाँ पे बहती है, तो चिनूक हवा की हम लोग देखें ये भी गर्म हवा है जो यूएसए और कनाडा में बहती है। अगर लू की बात पूछता है तो लू उत्तरी भारत हो जाएगा। अगर हरमंटन की बात पूछता है तो हरमंटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंपास डाउन्स विल्ड घास का मैदान क्रमशः कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में अवस्थित है। डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, और बिल्ड घास की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद किसने रखा है? तो देवगिरी का जो नाम परिवर्तन करके दौलताबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा है। तुगलक ने जो है ये जितना पढ़ा लिखा इंसान था यानी शासक था उतना ही महामूर्ख शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर ली, और जब उसे लगा कि दौलताबाद सही नहीं है तो उसने पुनः अपनी राजधानी दिल्ली कर ली। यह वही शासक है जिसने कृषि पर 50% 50% टैक्स लगा दिया, और कृषि के लिए दीवान एक कोई जो वर्ड है उसका यूज किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। वहीं इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रेहला है, और मोहम्मद बिन तुगलक के कर्तृत्व को उसने इस पुस्तक में वर्णन किया है। वहीं जो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश से आता है, और तुगलक वंश की स्थापना जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई? तो गांधी जी को है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में, उस टाइम महात्मा की उपाधि दी गई। और यह किसके द्वारा दी गई? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और ये किस कारण मिलता है? तो ये गीतांजलि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसके तहत साहित्य का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, जिसे पहली बार 1911 में गाया गया कोलकाता में। और वहीं बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको भी इन्होंने ही गाया है, अमार शुमार बांग्ला को, जिसे पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन जो हो रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के काल में प्रयागराज में आयोजित बौद्ध महापरिषद का अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो जो हर्ष के काल में जो एक चीनी यात्री था वेनसांग, वो आया था, और उसे जो बौद्ध महासभा हुआ था उस टाइम उसे अध्यक्ष बनाया गया था। वेनसांग की बात करें तो वेनसांग की जो पुस्तक है सी क्यू की, और जो वेनसांग है ये भारत में आया था जैन धर्म की शिक्षा लेने, और इसने ने अपना नाम लिखवाया, और नाम लिखवा के जब ये पढ़ने लगा तो बाद में इसे पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रहा है। तो जब उसने आधा जो शिक्षा ले ली थी तो सोचा कि पूरा ही शिक्षा ले लेते हैं, और उन्हें जो सीक्यू की एक पुस्तक है उसकी, उसमें कुंभ मेला का भी वर्णन किया है। और वेनसांग जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय में यह पढ़ता था, और उसमें शिक्षक भी था। अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने की थी, ये कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह कथन किसका है?
ये कथन जो है ये लाला लाजपत राय का कथन। ये कथन जो इन्होंने, ये साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में ये कथन उन्होंने कहा था। और साइमन कमीशन जो है भारत में कितनी बार आया था? 2 बार आया था। पहली बार आया था फरवरी 1928 में और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आया था। और जो लाठी चलाने का जो चार्ज है ये किसने दिया था? लाठी चलाने का जो चार्ज है ये सैंडर्स द्वारा दिया गया था। उस वही सैंडर्स है जिसे बाद में भगत सिंह द्वारा गोली मार के हत्या कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह भारतीय क्रांतिकारी महिला जिसने भारत छोड़ो इस समय क्रांति की आवाज को रेडियो के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाया था, वो कौन थी? वो थी उषा मेहता, जिन्हें भारतीय क्रांति की आवाज भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमेशा रेडियो प्रसारण के तहत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। देश में हो रहे जो अंग्रेजों द्वारा जो करतूतें की जा रही थी उसको रेडियो द्वारा बताने का काम किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों में कौशल महाजनपद की पहली और दूसरी राजधानी क्रमशः कहाँ बनाई गई? अगर कौशल महाजनपद की पहली राजधानी पूछे तो ये अयोध्या हो जाएगी। वहीं अगर दूसरी राजधानी की बात करें तो ये श्रावस्ती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, घाघरा का युद्ध कब और किसके द्वारा हुआ था? अगर घाघरा का युद्ध पूछे तो 1529 में बाबर अफगानों के बीच हुआ था। 1526 की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और वो बाबर और लोदी के बीच हुआ था। वहीं अगर देखें तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और जो बाबर और राणा संघा के बीच हुआ। वहीं अगर आगे बढ़े तो मेदिनी राय से भी बाबर का युद्ध 1928 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की जो स्थापना है ये हरगोविंद के द्वारा दी गई थी। हरगोविंद वही व्यक्ति है जिन्होंने लंगर प्रथा जो है उसको स्थायी बनाया। अगर पूछता है आपसे लंगर प्रथा को औपचारिक किसने बनाया था? लंगर प्रथा को औपचारिक जो है वो अमरदास ने बनाया था। अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दिया था और उस 500 बीघा जमीन में अमृतसर का जो है महल, अमृतसर का जो मंदिर है वो बनवाया गया था। और अमृतसर का मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर का मंदिर जो है ये रामदास ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो सुल्तान उल हिंद या फिर हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई है। और भारत का यह सेकंड तुर्की आक्रमणकारी था। फर्स्ट पूछे कि पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? ये गजनवी था। चिश्ती की दरगाह अगर पूछे चिश्ती की दरगाह कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो ये अजमेर में है। वहीं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछे कहाँ पे है? तो वो दिल्ली में हो जाएगा। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो फतेहपुर हो जाएगा। और ये शेख सलीम चिश्ती वही है जिनके नाम पे ही अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? तो भाब्रू अभिलेख जो था, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट बताया है। और अशोक ने खुद किस अभिलेख में खुद को अशोक बताया है? तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और नेत्यूर अभिलेख जो था इस अभिलेख में अशोक ने खुद को अशोक बताया है। अगर आपसे पूछता है कि अशोक ने किस अभिलेख में अपने को प्रियदर्शी बताया है, तो जो 11वां अभिलेख था उसमें अशोक ने खुद को प्रियदर्शी बताया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह कब किया गया? तो 1999 में जो है जेपी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर हम लोग जेपी की बात करें तो संपूर्ण क्रांति के जो जनक है वो जेपी को कहा जाता है। और संपूर्ण क्रांति हुई कब थी? तो संपूर्ण क्रांति 1974 में हुई थी। और इसी संपूर्ण क्रांति को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 1975 में लगा दी थी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, विषु की घटना एक वर्ष में कितनी बार और कब कब घटित होती है? तो विषु की जो घटना है एक साल में 2 बार घटित होती है। एक होता है शरद विषु, जो शरद विषु होता है वो 23 सितंबर को होता है। और वहीं वसंत विषु की बात करें तो ये 21 मार्च को होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय वाला ग्रह कौन सा है? तो तेज कक्षीय वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो पूछे तो वो भी बुध ग्रह हो जाएगा। ग्रहों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आता है। वहीं बाह्य ग्रहों की बात करें तो उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट करना अनिवार्य होता है? तो 10% सीट प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। अगर इसको हम सीटों की संख्या में देखें तो लगभग 55 सीटें होनी चाहिए विपक्षी दल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी
विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? तो जो 70वां संविधान संशोधन है जो 1991 में हुआ है, उसके तहत जो है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। और पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होता है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं और अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये किसी के समक्ष जो है शपथ ग्रहण नहीं करते हैं और ये अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगर पूछे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर जी थे। वहीं अगर वर्तमान की पूछे तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहां से कहां तक? तो जो चुनाव के वर्णन की बात करें तो चुनाव आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। वही अगर हम लोग देखें भाग पूछे तो भाग 15 में चुनाव आयोग की चर्चा है और प्रेजेंट में चुनाव आयोग की बात करें 26वें नंबर के चुनाव आयोग देखें तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे और इससे पहले यानी 25वें चुनाव आयोग जो थे वो राजीव कुमार जी थे। अगर आपसे पूछता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की अवधि से 5 वर्ष तक होती है? तो अनुच्छेद जो है 243 का ई जो है उसके तहत जो है पंचायती राज की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन से की अवधि से 5 साल तक होती है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पूर्व आयोजित चुनाव को क्या कहते हैं? तो निर्धारित अवधि से जो पहले चुनाव हो बीच में तो उसे मध्यवर्ती चुनाव बोलते हैं। अगर पूरे 5 साल खत्म हो जाए उसके बाद चुनाव हो तो उसे आम चुनाव बोलते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीच में मर जाता है तो कुछ समय के लिए अगर चुनाव होता है बाकी समय के लिए तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो न्यायाधीशों की संख्या जो वृद्धि है वो संसद कर सकता है और किस अनुच्छेद के तहत ये न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया जाता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया जाता है। अगर आर्टिकल 129 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है वो एक नजीर बन जाता है, एक जजमेंट बन जाता है। ये आर्टिकल 129 में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 133 की बात करें तो प्रेसिडेंट का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से जो है सलाह लेना, ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? जो एक्ट जो 1833 का था इसके तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। वहीं पूछे थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1773 के एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो सरकारी जो व्यय होता है उसको नियंत्रित करने का प्राधिकार जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, फेफड़े फुफ्फुस में कौन सी गुब्बारे जैसी संरचना होती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो जो एल्वोलाई जो होता है उसके तहत गुब्बारे जैसी संरचना होती है और उसी के तहत गैसों का जो है ये विनिमय हो जाता है और एल्वोलाई जो है इसको हम लोग कुपिका भी कहते हैं और ये फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक है? तो अगर श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु के घटक की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो वायु होने की प्रक्रिया है वो वायवीय कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो जो बायां आलिंद होता है, बायां आलिंद, इसमें जो है फेफड़े से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मानव शरीर में उदर गुहा और वक्षीय गुहा में कौन अलग करता है? तो जो उदर गुहा है और नीचे जो वक्षीय गुहा होता है इसको डायफ्राम जो है ये अलग करता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, मानव शरीर में
ऑक्सीजन का परिवहन सर्वाधिक जो है किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन जो है ये आरबीसी करती है। अगर पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा करता है। और आरबीसी की जो कब्रगाह किसे बोलते हैं, तो आरबीसी की जो कब्रगाह है ये प्लीहा या फिर स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर को अगर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है प्रश्वास के समय यानी श्वास के समय फेफड़ों में ली गई वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो श्वास ली गई जो हवा होती है ना फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% होती है। अगला है कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो भोजन और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते क्या है? ये कोशिका का पावर हाउस होता है। और डीएनए आरएनए जो है वो होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अगर पूछता है कोशिका के भीतर कोशिका किस अंग को बोलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। पौधों की पॉलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनयन के लिए क्या पाया जाता है? तो इसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनयन के लिए इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल पाया जाता है। इसके तहत जो O2 जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो विनिमय में होता है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका परिवहन कार्बोहाइड्रेट आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की प्रकृति जो है वो अवायवीय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। पौधों की पत्तियों में श्वास गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, जिसे रंध्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर की ओर। 49 क्वेश्चन है ब्रोंकियाई फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो ब्रोंकियाई जो है अनेक छोटे छोटे में नलिकाओं में विभक्त होती है, उसे ब्रोंकियोलस भी कहते हैं। और ब्रोंकियोलस जो है वो एल्वेली में विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग का संबंध किससे है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो रोग है इसका संबंध जो है ब्लड में आरएच फैक्टर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है कोलाइड विलयन से प्रकाश को गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। और टिंडल प्रभाव में होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और बिखर जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 52 नंबर क्वेश्चन है मक्खन और पनीर जो है किसका उदाहरण है? और मक्खन जो पनीर है ये पायसन या फिर इमल्सन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर की। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुलमित नहीं है? अगर हम स्याही की बात करें तो साल ये सही है, दूध की बात करें पायस ये भी सही है, और मणि के पतीर की बात करें ठोस ये भी सही है। अगर धुआं की बात करें तो धुआं का संबंध एरोसोल से हो जाएगा, और फोम को देखें तो इसका संबंध साबुन की झाग से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की। 54 नंबर क्वेश्चन है कोलाइड विलयन में कोलाइड के कण अनवरत टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते हैं, इस गति को कहते क्या क्या है? तो कोलाइड विलयन जो होता है उसमें कोलाइड के कण जो है टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करते हैं, इसे जो है हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है समान ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयन में अणुओं की संख्या समान होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को जो है अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर है किसी माध्यम में चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का इस घटना जो होती है ये परावर्तन कहलाती है। कोई शीशा या मिरर है उसे प्रकाश आती है, प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है, तो जो आती है उसे जो है ये परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, तो इसको जो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस कोण से आपतन जो प्रकाश है ये आती है उसी कोण से ही लौट जाती है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के। 57 क्वेश्चन है दर्पणों में किसे क्रमशः अभिसारी और अपसारी कहा जाता है? तो जो अभिसारी है ये अवतल को कहा जाता है, वहीं अपसारी जो है ये उत्तल को कहा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कान, नाक और गले का डॉक्टर आंतरिक जांच हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कान, नाक और गले के डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यह प्रकाश की कौन सी घटना है? तो ये प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है। जहां भी आपको देखिए झूठी घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है प्रकाश तारे जो है टिमटिमाते हैं, तो तारे क्या टिमटिमाते हैं? नहीं टिमटिमाते हैं। डिस्टेंस अधिक होने के कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, यानी झूठी घटना है। तो जहां भी झूठी घटना होगी वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है
प्रकाश की किस परिघटना के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो जो पूर्ण आर्थिक परिवर्तन है उसके इसमें जो है गर्मी वाले में दिन में मरीचिका दिखाई जाती है। और जहां आपको चमकने की बात हो, मरीचिका जो चमकती है, जहां आपको चमकने की बात हो वहां पूर्ण आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, सर्वप्रथम किसने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर विभिन्न रंगों में विभाजित किया? तो ये जो है सर्वप्रथम किसने? तो ये सर्वप्रथम न्यूटन ने ये प्रैक्टिकल किया था। और सूर्य से जो भी प्रकाश आती है श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार के श्वेत जो चार रंग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? विग्योर, विविग्योर, विविग्योर जो है इन रंगों में विभक्त कराया था। आगे बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की ओर। स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट का जो माध्य रंग है यह किस रंग को कहा जाता है? तो ग्रीन होता है। जैसे भी ग्योर, इसमें जो बीच का रंग है ये जी यानी ग्रीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर की ओर। अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन जो पहली बार जो है सीवी रमन के द्वारा किया गया। और प्रकाश का प्रकीर्णन जो पहली बार जो 1928 में इन्होंने किया था, इसका जो परीक्षण है, और उसी कारण 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर रमन इफेक्ट के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। प्रकाश की किस परिघटना के कारण तराशा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है? तो यहाँ पे मैंने बताया ना, हीरा जो है चमकता हुआ, तो जहां भी चमकने की बात हो वहां पूर्ण आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। किसी पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर बड़ा अक्षर दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा कहलाता है? अगर छोटा को बड़ा कर दे वो जो है अवतल लेंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर है, स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना जो है वह कब की गई है? तो स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना है 2011 में त्रिपुरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति यानी कांग्रेस योजना का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो गठन है वो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब और किसके द्वारा जारी की गई? तो पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, औद्योगिक नीति के किस मंडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवादी की गीता भी माना जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस जो है इस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवादी की गीता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई कहां से आता है? एफडीआई में नंबर 1 पे सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया जो है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, नेहरू महालनोबिस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो नेहरू और महालनोबिस पर आधारित जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना थी और इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, योजना आयोग को अंतिम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है? तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसका कार्यकाल जो है 2012 से 17 था। 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार द्वारा एमएसपी कुल कितनी अनिवार्य फसलों के लिए जारी किया जाता है? तो एमएसपी जो है टोटल एमएसपी के अंतर्गत अभी टोटल में 22 फसल आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, नीति आयोग द्वारा भारत की आधारभूत संरचना का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो नीति आयोग ने ये लक्ष्य रखा है, भारत की आधारभूत संरचना का जो लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, आप लोग इसको कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।